अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंटेग्रिटी है। डेटा इंटेग्रिटी। आप लोगों को याद होगा कि अभी तक हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये जो जो की फैक्टर्स हैं डेटा सिक्योरिटी के, ये जो 6 फैक्टर्स हैं, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है। और अब हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे इंटेग्रिटी। अभी तक जितनी भी हमने एल्गोरिथम्स देखे, जो भी हमने पढ़ा, वो सब कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर हम उसको क्विकली रिव्यू करें तो हमारे पास एक कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर से डेटा निकल के एक सर्वर तक जा रहा है। एक और कंप्यूटर है, ये भी तो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं। ये आपका कंप्यूटर है, ये ये वो सर्वर है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं। ये सर्वर कोई भी हो सकता है। ठीक है। ये सर्वर कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वेब सर्वर हो सकता है, जैसे कि अमेजोन है, amazon.com का भी सर्वर हो सकता है, तो आप उसको भी एक्सेस करते हैं। तो एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है। ये पहला वाला ये सेंडर होगा तो ये रिसीवर हो जाएगा दूसरा वाला, और अगर ये सेंडर होगा तो फिर पहला वाला रिसीवर हो जाएगा। तो एक सेंडर और एक रिसीवर इसमें। ठीक है। अच्छा, डेटा जो है वो बोथ वेज जाएगा, यानी जाहिर है कि डेटा यूं भी जा सकता है और डेटा दूसरी तरफ से भी आ सकता है। तो दोनों तरफ से डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अभी तक जो चीज़ हमने देखी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब था कि हमारा इस किस्म का डेटा है कि जब हम अपने कंप्यूटर पे वो डेटा टाइप करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर से डेटा निकलता है और मुख्तलिफ रास्तों से होता है वो सर्वर तक पहुंचे, तो जो बीच में लोग बैठे हुए हैं, जो हैकर्स हैं, वो उस डेटा को रीड ना कर सकें। ठीक है। अब अगर रीड ना करने से मतलब है, यानी कि जो भी यहाँ बीच में लोग बैठे हुए तो वो उसको रीड ना करें, ये हैकर्स हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेटा को आपने छुपा के भेजना है। इस चीज़ को हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, क्योंकि डेटा को हम कॉन्फिडेंशियल बना रहे हैं। ये मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ, हम ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। और हम लास्ट टॉपिक भी जो हमारा था पब्लिक की एल्गोरिथम, RSL, ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन आई विल टेक 10 मिनट्स के भाई इसमें जो कुछ भी हमने पहले पढ़ा उसको रिव्यू करें, उसके बाद फिर हम अपने इंटेग्रिटी के टॉपिक पे आ जाएंगे। तो अब कोई भी डेटा है आपका, अब वो डेटा आपका पासवर्ड भी हो सकता है जो आप टाइप करते हैं किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए। वो डेटा आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भी हो सकता है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उस वेबसाइट से कुछ परचेस करने के लिए। ये दोनों इस किस्म के डेटा हैं कि ये आप नहीं चाहते कि बीच में कोई शख्स इसको रीड कर सके। तो जो आप टाइप कर रहे हैं वो ना जाए। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो आपने अपने कंप्यूटर पे टाइप किया अपने कीबोर्ड पे। अब वो जब कंप्यूटर से बाहर निकलेगा, तो जब वो यहाँ से इन ट्रांजिट हो, तो बजाय 1 2 3 4 5 6 के वो किसी गार्बेज फॉर्म में जाए, इस तरह से जाए है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क है, एट है, 3 4, मतलब मुख्तलिफ तरह से जाए डेटा ताकि बीच वाला अगर शख्स को इसको पढ़ता भी है तो उसको समझ में ना आए कि भाई असल नंबर क्या लिखा था या असल चीज़ क्या लिखी थी। वो आपका पासवर्ड भी हो सकता है, वो भी आप नहीं चाहते कि कोई देखे, तो जाहिर है कि आप उसको किसी तरह उसकी शक्ल को बिगाड़ के फिर आगे भेजेंगे। तो इस शक्ल, यानी ये जो इस डेटा की ओरिजिनलिटी है, इसको ख़त्म करने को इनक्रिप्शन कहते हैं। यानी डेटा को आप कॉन्फिडेंशियल बना रहे हैं, इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहते हैं। जब ये डेटा यहाँ से निकल के रिसीवर पे पहुंचता है, तो उसी प्रोसेस से जो इनक्रिप्शन का था, उसी एल्गोरिथम से इसको वापस डिक्रिप्ट कर लिया जाता है ताकि ओरिजिनल डेटा आपको वापस मिल जाए। तो सेंडर उसको इनक्रिप्ट कर रहा है, रिसीवर उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। ठीक है। जैसे डिक्रिप्ट होगा ओरिजिनल डेटा वापस मिल जाएगा। हमने देखा था कि इनक्रिप्शन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो भी आपका डेटा जब इनक्रिप्ट होगा तो कंप्यूटर उसको इनक्रिप्ट करेगा, तो उसके लिए एक तो एल्गोरिथम चाहिए होगा,
एक चीज एल्गोरिथम है कि भाई कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड, कौन सा एल्गोरिथम लग रहा है कि जिससे वो डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है। और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चाबी, की, वो आपका पासवर्ड जिससे आप उस डेटा को लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलकर उस डेटा की शक्ल को बिगाड़ देती हैं, इस तरह की कर देती हैं। और ये जब चीज वहां पहुंचती है तो वापस डिक्रिप्ट होती है उसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए। ठीक है, इस प्रोसेस को एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का वर्ड जब भी आएगा तो इंक्रिप्शन का वर्ड आएगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा इंक्रिप्शन में हमने दो किस्म की चीजें देखी हैं, दो टाइप्स हमने देखी थी इंक्रिप्शन की। यानी इंक्रिप्शन जो होती है वो दो किस्म की है। यानी एक को हमने कहा था, यानी दो किस्मों में, एक को हमने कहा एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक है। ठीक है, और यानी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होते हैं इंक्रिप्शन में, और जो दूसरे होते हैं वो एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम होते हैं। अच्छा भाई, तो अच्छा ये दूसरा एसिमेट्रिक, और इसको भी हमने काफी डिटेल में देखा था कि ऐसा एल्गोरिथम, यानी जाहिर है कि जब आप डेटा को टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर जो है वो उसको इनक्रिप्ट कर रहा है, तो इनक्रिप्ट करने के लिए वो एल्गोरिथम यूज कर रहा है। तो अगर वो सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, इसमें इनक्रिप्ट करने के लिए जो चाबी इस्तेमाल होगी, जो की इस्तेमाल होगी, वही की रिसीवर डिक्रिप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। तो दोनों तरफ सेम चाबी, सेम की, जिससे डेटा लॉक हो रहा है उसी से अनलॉक होगा। दोनों तरफ सेम की इस्तेमाल होगी, इसीलिए उसको सिमेट्रिक की एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम में, और ये सारी स्लाइड्स भी हम देख चुके हैं, सब हम पहले पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम में दोनों तरफ सेम चाबी का इस्तेमाल है, लेकिन सिमेट्रिक की एल्गोरिथम के फिर कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, ड्रॉबैक नंबर 1 ये था कि हम इसको कहते हैं कि भाई यानी सीक्रेट की एल्गोरिथम भी कहा जाता है, इसको प्राइवेट की एल्गोरिथम भी कहा जाता है। तो जिस चाबी से आप लॉक कर रहे हैं वो चाबी, वो पासवर्ड, वो की आपको रिसीवर को बतानी पड़ेगी, वरना वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब एक चीज आपने किसी और को बता दी तो वो सीक्रेट तो नहीं रही, और उसकी सीक्रेसी फिर जाहिर है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि आप सीक्रेट वही चीज है जो आपको खुद को पता है। जैसे ही आपने किसी भी दूसरे शख्स को वो चीज बता दी, चाहे वो ऑथराइज्ड पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन अब उसकी सीक्रेसी वो नहीं रही। ठीक है, तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आप अपने ऊपर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी और पे नहीं कर सकते भाई। जैसे ही आपने किसी और को बताया, बस अब चांस है कि वो और तीसरे को भी पता चल सकती है। तो एक तो ये बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें एक की है जो दोनों को यूज करनी है, तो दो लोगों को तो एटलीस्ट पता होगी, बीच वाले को ना पता हो बेशक, लेकिन ये जो दो हैं इनको आपस में एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि और उससे भी बड़ा इश्यू, जो ड्रॉबैक कह सकते हैं, वो ये है कि जिस चाबी से आप इसको लॉक करेंगे, वो चाबी, वो की जो है, वो पासवर्ड जो है, वो आपको पहले से रिसीवर को बताना पड़ेगा। अब बताएं कैसे इसको? इसका कोई सीक्रेट या इसका कोई सिक्योर चैनल होना चाहिए बताने का। जाहिर है कि आप उसको फोन करके तो बताएंगे नहीं, फोन इज नॉट अ सिक्योर मेथड। सबसे सिक्योर मेथड तो यही है कि अभी आप रिसीवर को अपने पास बुलाएं और उसको कान में बता दें कि भाई ये पासवर्ड है मेरा। लेकिन जाहिर है कि ये हर दफ़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आप कराची में बैठे हुए हैं तो ट्रांजेक्शन आप अमेरिका में कर रहे हैं, तो और ये ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। आप तो किसी इंसान से बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं। तो ये पासवर्ड्स का एक दूसरे को बताना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू। कैसे बताएं? तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा तीसरा ड्रॉबैक ये था कि भाई इसमें दोनों जो है, दोनों सेंडर और रिसीवर, ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल पार्टीज हैं। इक्वल पार्टीज का मतलब है कि दोनों को पासवर्ड पता है।
तो सेंडर अगर कोई चीज़ रिसीवर को भेजता है और रिसीवर उसको पासवर्ड से ओपन करता है और फिर उसको बदल देता है और फिर वापस उसी पासवर्ड से लॉक कर देता है, तो वो रिसीवर कह सकता है कि भाई सेंडर ने तो मुझे वही चीज़ भेजी थी, क्योंकि दोनों को पासवर्ड पता है। यानी इसमें सेंडर जो है ना वो उसको मुकम्मल भरोसा करना पड़ेगा रिसीवर पे। ये चीज़ हमने स्लाइड में भी देखी थी, लिखी हुई भी है कि ये प्रोटेक्ट नहीं करता सेंडर को। इट डज नॉट प्रोटेक्ट सेंडर फ्रॉम रिसीवर। रिसीवर फोर्जिंग अ मैसेज, ठीक है, रिसीवर उसको धोखा दे सकता है, रिसीवर मैसेज को फोर्ज कर सकता है और कह सकता है कि एनक्लेम, ठीक है, एनक्लेमिंग इज सेंड बाय द सेंडर, वो क्लेम कर सकता है क्योंकि दोनों को पासवर्ड पता है। तो ये इश्यूज थे, ये इन इश्यूज को रिजॉल्व किया किसने? एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम में, जिसको हम पब्लिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं, और ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। क्विकली इसको भी देख लें। यानी एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम ने। याद रहे कि अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े इंक्रिप्शन में, अगर आपको याद हो, ये जितने भी एल्गोरिथम्स हमने देखे थे, मोनो अल्फाबेटिक और ट्रांसपोजिशन साइफर्स और ये सब सिमेट्रिक की एल्गोरिथम की एग्जांपल्स थी। कुछ इनमें पुराने थे, नए जो सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो डेस, ये वाला DES और AES है, ठीक है। और एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम जो कि एक तरह के सोल्यूशन है उन ड्रॉबैक्स का, उन इश्यूज का, उसमें हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था RS, वो हम लास्ट क्लास में हमने उसको देखा था। तो क्विकली एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम को भी हम देख लेते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त एल्गोरिथम है। तो एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम में क्या होता है कि सेंडर, अब इसको मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। तो एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम में दो चाबियां बनती हैं। जैसे सिमेट्रिक में था ना कि एक चाबी बनी और वही चाबी शेयर होगी दूसरे के साथ, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या था कि जो, और इसको पब्लिक की एल्गोरिथम भी कहा जाता है, इसको एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम एंड पब्लिक की एल्गोरिथम दोनों कहते हैं इसको। तो इसमें क्या था कि दो चाबियां बनती हैं, एक को कहते हैं प्राइवेट की और दूसरे को कहते हैं पब्लिक की, ठीक है। ठीक, अब ये फॉर एग्जांपल ये सेंडर है, ये जो पहला वाला है ये सेंडर है, ये और ये रिसीवर है, ठीक है। तो सेंडर ने क्या किया कि भाई एक प्राइवेट की बनाई और यानी इसमें दो, एक ही चाबी के दो हिस्से हो जाते हैं। लेट्स सपोज प्राइवेट की है 1 2 3 4 और पब्लिक की है 5 6 7 8, ठीक है। याद रखिए जो प्राइवेट और पब्लिक कीज हैं ये एक दूसरे से ड्राइव होकर आती है, ठीक है। और ये हमने RSA एल्गोरिथम में भी देखा था। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से बस कहा कि यार ये मेरी प्राइवेट है तो वो दूसरी पब्लिक हो जाएगी, नहीं। ये एक चाबी दूसरे से, ये डेरिवेशन है, तो एक दूसरे से ड्राइव होकर आती है, तो इसलिए ये आपस में लिंक्ड है। यानी अगर ये प्राइवेट है तो उसकी कोई पब्लिक की होगी। जब भी चाबियां बनेंगी दो बनेंगी और दो एक दूसरे से ड्राइव होकर आएंगी। और पब्लिक की एल्गोरिथम का क्या रूल था, इसको बल्कि यहां रख लेता हूं मैं, तो ये प्राइवेट की हो जाएगी। इसको हमने कहा कि भाई ये जो है ना, ये वाली ये प्राइवेट की है और ये जो है ये 6 7 ये पब्लिक की है, ठीक है। दो चाबियां बन गई हैं। प्राइवेट की आप कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, ये आपकी सीक्रेट की है ये वाली, क्योंकि इसका नाम ही प्राइवेट है। तो ये वो पासवर्ड है, यानी उस चाबी का आधा हिस्सा वो आप किसी को नहीं बताएंगे। और जबकि पब्लिक की जो है वो आप सबको बांट देंगे, सारी दुनिया को बांट दें आप पब्लिक की बेशक। अच्छा, रूल क्या है इसका, तरीका क्या होता है पब्लिक की एल्गोरिथम में कि जिस चाबी से लॉक करते हैं अनलॉक के लिए दूसरी चाबी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये खास बात है इसकी। अगर आपने 1 2 3 4 से
लॉक किया है, किसी डेटा को इनक्रिप्ट किया है, तो अनलॉक करने के लिए 5 6 7 8 चाहिए होगा। वो 1 2 3 4 से वापस अनलॉक नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने किसी डेटा को 5 6 7 8 से लॉक किया है, तो अनलॉक करने के लिए आपको उसका पहला हिस्सा चाहिए होगा। ये आपस में इनका ये रिलेशन है, और यही रिलेशन इनको सिमेट्रिक की एल्गोरिथम से अलग करता है। यही जबरदस्त चीज है। तो अगर आपने पब्लिक की से लॉक किया है तो प्राइवेट से अनलॉक होगी, अगर आपने प्राइवेट की से लॉक किया है तो पब्लिक की से अनलॉक होगा। सेम चाबी से आप लॉक और अनलॉक नहीं कर सकते। अब इससे फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि कि मुझे डेटा सेंड करना है, मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो मैंने 2 चाबियां बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं यहां पर इस जगह पे बैठा हूं, यूजर रूम है, ठीक है। अपनी ये वाली जो चाबी है 5 6 7 8, ये मैंने दूसरों को बांट दी, सबको बांट दी है मैंने, बहुत से लोगों को दे दी है, ठीक है। तो ये चाबी मैंने बांटी इसीलिए है कि अब जब भी कोई डेटा, अब मैंने जिनको भी ये चाबी दी है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई अगर आप लोगों ने मुझे कोई डेटा सेंड करना है, अगर आपने मुझे कोई डेटा सेंड करना है, तो मैंने आपको एक चाबी दी हुई है 5 6 7 8, उससे उस डेटा को लॉक कर दें। क्योंकि अगर आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, यानी मैं रिसीवर से कह रहा हूं कि भाई आप अगर मुझे कोई डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो मेरी पब्लिक की आपके पास है, क्योंकि मैंने तो सबको बांट दी है, तो उस पब्लिक की से लॉक कर दो डेटा को, तो वो डेटा उस पब्लिक की से लॉक करके भेज देगा। रास्ते में कोई शख्स भी उसको अनलॉक नहीं कर सकता, क्योंकि अनलॉक करने के लिए उसी की प्राइवेट की चाहिए होगी, और वो प्राइवेट की किसके पास होगी, मेरे पास होगी। तो वो डेटा जब मेरे पास आएगा तो मैं ही उसको अनलॉक कर सकता हूं, ठीक है। तो ये खास बात है इसकी। मैंने पब्लिक की इसीलिए पब्लिक में बांट दी है कि भाई जब भी किसी को मुझसे बात करनी हो या मुझे कोई डेटा सेंड करना हो, तो मेरी पब्लिक की से लॉक करके भेज दो, एनक्रिप्ट कर दो। मेरे पास जब वो डेटा पहुंचेगा तो मैं उसको अपनी प्राइवेट की से अनलॉक कर दूंगा। बीच में जो हैकर बैठा हुआ है वो डेटा को जाते हुए देखेगा, ज़ाहिर एनक्रिप्टेड डेटा होगा, पब्लिक की से लॉक हुआ होगा मेरी पब्लिक की से, ठीक है। उस हैकर के पास भी मेरी पब्लिक की होगी, यकीनन होगी, लेकिन सेम की से वो ज़ाहिर अनलॉक नहीं कर सकेगा। अगर पब्लिक की से लॉक हुआ है तो अनलॉक कौन करेगा, उसको सिर्फ मैं ही करूंगा। तो प्राइवेट की मेरे पास है, मैं उससे अनलॉक कर लूंगा। तो सिक्योरली डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में मेरे पास आएगा और मैं उसको आसानी से डिक्रिप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है पब्लिक की एल्गोरिथम। अच्छा, इसका मतलब है कि जब डेटा को एनक्रिप्ट करना है तो आपने रिसीवर यानी जब भी एनक्रिप्ट करना है आपने तो पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे छुपाने के लिए, ठीक है। यानी सामने वाले की पब्लिक की चाहिए होगी, यानी ये डेटा अगर भेज रहा है, ये इधर कोई शख्स बैठा हुआ है जिसके पास मेरी पब्लिक की है, तो जाहिर उसके बाद मेरी पब्लिक की है और मेरी पब्लिक की से लॉक करके भेज देगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कल को अगर ऐसा हो कि मुझे कोई डेटा सेंड करना हो, इसको यहां से कोई डेटा उधर जाना हो, क्योंकि आमतौर पर तो यही होता है ना, हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो असल सिनेरियो तो यही बनता है। तो मुझे अपना डेटा सेंड, क्योंकि मैं किसी वेबसाइट पर लॉग इन हुआ हूं, तो मुझे अपना पासवर्ड भेजना है, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यूज करना है, यानी डेटा मेरे पास से निकल के उस सर्वर तक जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है फिर मैं उसको किस तरह से लॉक करूं। अगर तो मैंने अपनी प्राइवेट और पब्लिक की बनाई हुई थी, ठीक है, तो फिर वो ये कि भाई मैं उसको लॉक करूं अपनी प्राइवेट की से, तो ये तो इंतहा की बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरी प्राइवेट की, अगर मैं अपनी प्राइवेट की से उसको लॉक करूंगा तो मैंने अपनी पब्लिक की तो सारी दुनिया को बांटी हुई है, तो सबको पता है वो कोई भी उसको अनलॉक कर लेगा, क्योंकि डेटा जब प्राइवेट से लॉक होगा तो अनलॉक किससे होगा, पब्लिक से होगा, ठीक है। जाहिर है कि अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो मैं क्या उसको अपनी पब्लिक की से लॉक करूंगा, ये भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं अगर उसको अपनी ही पब्लिक की से लॉक करूंगा तो अनलॉक के लिए मेरी प्राइवेट की चाहिए होगी, तो वो तो सिर्फ मेरे पास ही है,
तो जिसको डेटा भेज रहा हूँ उस वो भी कैसे उसको अनलॉक करेगा? उसके पास मेरी प्राइवेट की तो नहीं है ना, प्राइवेट की तो मैंने बताई नहीं किसी को, और यही तो खास बात है इसकी कि बताना ही नहीं है आपने। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने डेटा सेंड करना है कभी भी, तो फिर जाहिर है कि मैं सामने वाले से कहूंगा कि भाई अपनी पब्लिक की मुझे दो। जिस तरह मैंने 2 चाबियां बना के एक तुमको दी है ताकि तुम जब मुझे डेटा सेंड करो तो उस चाबी से लॉक करके भेज दो, तो इसी तरह मैं भी सामने वाले से यही कहूंगा कि भाई मुझे अपना पासवर्ड या मुझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है तुम्हारी वेबसाइट पे। मैं तो नहीं करूंगा अपना क्रेडिट कार्ड यूज जब तक तुम, यानी Amazon.com से मैं कह रहा हूं कि लाओ भाई अपनी पब्लिक की मुझे दो। तो Amazon कहेगा भाई मेरी पब्लिक की है ना वेबसाइट पे पड़ी हुई, क्योंकि इसका मतलब इसको भी फिर 2 चाबियां बनानी होंगी ना। अगर उसने अपनी वेबसाइट चलानी, ये भी अपनी प्राइवेट की बनाएगा, पब्लिक की बनाएगा, और पब्लिक की सब में बांट देगा। तो जितने यूजर्स भी इस पे कनेक्ट हो रहे होंगे हर एक को इसकी पब्लिक की चाहिए होगी ना, क्योंकि हर कोई अपना अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या लॉगिन पासवर्ड यूज कर रहा होगा। तो कोई क्यों करेगा पासवर्ड यूज, या कोई क्यों करेगा अपना क्रेडिट कार्ड नंबर उस वेबसाइट पे कि जो अपनी पब्लिक की प्रोवाइड ना करे? तो जाहिर है जब मैंने डेटा सेंड करना होगा तो फिर मैं इससे मांगूंगा इसकी पब्लिक की। जब ये मुझे पब्लिक की दे देगा तो मैं उस Amazon की पब्लिक की से उसको लॉक करूंगा और डेटा भेज दूंगा। रास्ते में जो बीच वाला हैकर है उसको जाहिर है कि Amazon की प्राइवेट की तो नहीं पता होगी, उसको भी पब्लिक ही पता होगी सबकी, क्योंकि पब्लिक ही है जो पब्लिक में होती है। तो डेटा एनक्रिप्टेड जाएगा, जब ये डेटा इस रिसीवर को मिलेगा तो ये अपनी प्राइवेट की से उसको अनलॉक कर देगा, सीधा सा मामला है। ठीक है, तो जब भी डेटा सेंड करना है सामने वाले की पब्लिक की, ठीक है। अगर और ये हम SSL में भी हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको उसमें भी बताया था, अभी दोबारा दिखा देता हूँ कि मैं आप देखना चाहते हैं कि भाई जैसे मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं वहां पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ फेसबुक पे जैसे लॉगिन करने के लिए, तो मैं देखना चाहता हूँ जाहिर है कि मैं अपना पासवर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं जाना चाहिए। तो यकीनन फिर मैं इससे फेसबुक से कहूंगा लो भाई अपनी पब्लिक की दो। तो फेसबुक अपनी पब्लिक की कैसे मुझे देगा? क्या फेसबुक की तरफ से फोन आएगा कि हाँ भाई ये आपकी पब्लिक की है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये सब ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो वेबसाइट्स पे इनकी पब्लिक की पड़ी हुई होती है, और कहाँ पड़ी हुई होती है आप देखना चाहें तो देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ILMS पे चला जाता हूँ, IULMS.edu.pk। अब ये इस पे भी तो लॉगिन करते हैं ना पासवर्ड से, या blackboard.com पे भी उस पे भी जा सकता हूँ। तो क्या कहते हैं, खैर मैं इस पे लॉगिन नहीं हो रहा। ये देखिए ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पड़ी हुई होती है पब्लिक की, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। इसको हमने डिटेल में SSL में पढ़ना भी है। अब मैंने ILMS से कहा कि लाओ भाई अपनी पब्लिक की दो, उसने कहा भाई नाराज ना हो, ये रही मेरी पब्लिक की, ये है ना इतनी बड़ी पब्लिक की, 250 एक्चुअली 3072 बिट्स की पब्लिक की है, इतनी बड़ी। तो ये उसने कहा भाई मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई पूरी पब्लिक की, तुम्हें क्या परेशानी की जरूरत है? तो जैसी मुझे ये पब्लिक की मिलेगी, ILMS से जैसी मुझे पब्लिक की मिलेगी, Amazon ने भी अपनी पब्लिक की डाली हुई है वेबसाइट पे, ये भी देख लेते हैं हम। चले Amazon पे जाते हैं, Amazon.com, हम इस पे गए। मेरा ब्राउजर क्या करता है, Amazon से जब कनेक्ट हो रहा होता है ना, तो कनेक्टिविटी TCP/IP पे हो गई, उसके बाद वो कहता है लो पब्लिक की लो। अगर मैंने ट्रांजेक्शन की थी, ताला बना हुआ ना, ताले पे क्लिक करो, ये सर्टिफिकेट आ जाता है इसका। ये सर्टिफिकेट में डिटेल्स में आप देख लें तो वो कहेगा देखो ये रही मेरी पब्लिक की, 2048 बिट्स की है, ये रही पब्लिक की। जैसी पब्लिक की मुझे मिलेगी, मेरा ये जो ब्राउजर है, ये गूगल क्रोम या कोई भी है, ये उस पब्लिक की से उस डेटा को मेरे लॉक करेगा और भेज देगा इसके पास। और ये डेटा जो Amazon को मिलेगा तो Amazon अपनी प्राइवेट की से उसको अनलॉक कर देगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसीलिए पब्लिक की एल्गोरिथम इतना जबरदस्त है कि इसने उन इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया। पहला इश्यू क्या था कि कॉम्प्रोमाइज हो रही थी ना, मतलब 2 लोगों को पता चल रही थी, लेकिन इसमें की प्राइवेट तो पता ही नहीं चल रही किसी को, वो तो मैं किसी को बता ही नहीं रहा, और पब्लिक का मामला ही नहीं है, मतलब छुपाना ही नहीं है पब्लिक को। और चूंकि प्राइवेट की मैं किसी को बता ही नहीं रहा, तो वो सेकंड जो इश्यू था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो चाबी मैं किस तरह से पहुंचाऊं, उसको करीब बुलाऊं, उसको फोन पे बताऊं, उसको सिक्योर यहाँ सिक्योर, जब मैं चाबी शेयर ही नहीं कर रहा अपनी,
तो फिर मुझे वो सेकंड इशू बनेगा ही नहीं मेरा। और पब्लिक की मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो तो मैं दुनिया में बांट रहा हूँ, तो वो तो मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दी है, तो वो भी मसला नहीं है कि भाई मैं किस तरह पब्लिक की सबको दूँ। मैं उसको जो है वो टीवी पे अनाउंस कर दूं, मैं खबरों में दे दूं, या मैं अपनी वेबसाइट पे लगा दूं, जैसा भी तरीका हो। तो ये पब्लिक की एल्गोरिथम है, ठीक है। इसको एसिमेट्रिक की और पब्लिक की एल्गोरिथम कहते हैं। ये दो चाबियां बनती कैसे हैं ये हमने आरएसए एल्गोरिथम में डिटेल में देखा था, पूरा उसका इसकी डेरिवेशन, और प्लस मैंने उसको उसके साथ वेरिफिकेशन के साथ हमने इसको किया था। यहाँ पर इनकी इसके आखिरी की जो है ट्रैपडोर, ये सब आरएसए की एग्जांपल भी हमने देखी थी। हमने वेरीफाई किया था कि एक पब्लिक एक प्राइवेट की उससे पब्लिक की बनी, तो ये प्राइवेट और पब्लिक की बन गए। फिर हमने एक मैसेज लिया और उसको इनक्रिप्ट किया प्राइवेट और पब्लिक से, और फिर डीक्रिप्ट किया प्राइवेट से, तो वापस ओरिजिनल मैसेज आ गया। इसको पढ़ लेना दोबारा जाके कि भाई ये हमने क्या किया था इसमें। इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, इस लेक्चर की भी, जो हमने लास्ट वाला किया था, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें एक खास बात कि ये जो पब्लिक की एल्गोरिथम है, ये वाला एसिमेट्रिक वाला, इसने एसिमेट्रिक के इश्यूज को रिजॉल्व तो किया, जो उसके इश्यूज आ रहे थे, लेकिन ये जबरदस्त एल्गोरिथम है, इतना खूबसूरत एल्गोरिथम है कि सिर्फ ये इंक्रिप्शन के काम नहीं आता, बल्कि इसकी और भी यूसेज है इसका, या इसका और भी यूज है इस एल्गोरिथम का, ठीक है। एक तो इंक्रिप्शन के काम आ रहा है, डेटा को छुपाने के काम आ रहा है, ठीक है। तो जब भी मैंने डेटा सेंड करना है, मैंने सामने वाले की पब्लिक की पूछनी है, वो पब्लिक की मुझे मिलेगी, मैं उस पब्लिक की से लॉक करूंगा, यानी डेटा को इनक्रिप्ट करूंगा, तो वो डेटा गार्बेज फॉर्म में जाएगा। जब रिसीवर को मिलेगा वो उसकी अपनी प्राइवेट की से उसको अनलॉक कर देगा। ये सिंपल प्रोसेस हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि यार अगर मैं, इसका एक और यूज भी है इस एल्गोरिथम का, और वो है कि ये सेंडर की ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ करता है, ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ करता है। अब आप सोचेंगे कि ऑथेंटिसिटी क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि एनक्रिप्ट करके भेज रहा है, सामने वाले की पब्लिक की इस्तेमाल कर ली और भेज दिया एनक्रिप्ट करके। सेंडर की ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल डेटा अमेज़न से इधर आ रहा है डेटा, ठीक है, मेरे पास आ रहा है, या यहां से इधर जा रही की बात है। तो अभी चूंकि बड़ी वेबसाइट है अमेज़न है, तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि भाई इसने अपनी प्राइवेट और पब्लिक की दोनों बनाई हुई है, और इसने अपनी वेबसाइट पे भी लगाई हुई है। सर एक आम यूजर, कोई भी आम यूजर होता है, वो तो अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज नहीं बनाता ना मैंने कभी बनाई, ना आपने कभी बनाई होगी। तो वो हम तो सिंपल उन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, इनका काम है ये सारे करना। तो अब हमने अगर इसमें प्राइवेट और पब्लिक, यानी इसने अमेज़न ने बनाई हुई अपनी प्राइवेट और पब्लिक की इसने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, ठीक है। तो जब भी मैं इस अमेज़न को एक्सेस करके अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यूज करना चाहूंगा, मैं इसकी पब्लिक की से करूंगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल डेटा यहां से इधर जा रहा है, ठीक है, और अमेज़न ने क्या किया, यानी इस सर्वर ने क्या किया, इस वेबसाइट ने क्या किया कि उसको अपनी प्राइवेट की से लॉक किया डेटा को। प्राइवेट की से डेटा को लॉक करने का क्या मतलब होगा? डेटा इधर से उधर जा रहा है और अपनी ही प्राइवेट की से लॉक करके भेज रहा है वो। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी सर्वर हो, कोई भी वेबसाइट हो, वो अपनी प्राइवेट की से अगर डेटा को लॉक कर रहा है, तो जाहिर है उसने अपनी पब्लिक की तो सबको बांटी हुई है, तो बीच में हैकर को भी इसकी पब्लिक की पता है, तो आराम से कोई भी शख्स उस डेटा को अनलॉक करके देख लेगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर मैं ये Amazon.com डेटा सेंड कर रहा है अपनी प्राइवेट की से लॉक करके, उसका मकसद इस डेटा को छुपाना है ही नहीं,
डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाना ही मकसद नहीं है। अगर डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाना मकसद होता तो फिर वो सामने वाले से पब्लिक की मांगता उसकी। यहाँ वो सीन ही नहीं है। उसने क्या किया कि लॉक करके भेजा अपनी प्राइवेट की से। तो ऑब्वियसली इतना बेवकूफ तो नहीं है, उसको तो पता है मैंने अपनी पब्लिक की सबको बांटी हुई है, कोई भी उसको अनलॉक करके देख लेगा। तो इसका मतलब है कि इसका कंसर्न ही नहीं है डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी। तो फिर इसका मकसद है क्या? प्राइवेट की से लॉक करने का मकसद असल ये होता है कि अगर इसने अपनी प्राइवेट की से डेटा को लॉक किया और भेज दिया, तो जब ये डेटा रिसीवर को मिलेगा, जो भी रिसीवर है उसके पास जाहिर इसकी पब्लिक की होगी। अब रिसीवर जो है उसके पास 50 और वेबसाइट्स की भी पब्लिक की हो सकती है, सिर्फ अमेजोन की तो नहीं होगी ना। वो पता नहीं कितनी वेबसाइट्स पे जाता है, वो फेसबुक पे भी जाता है, वो गूगल पे भी जाता है, वो ILMS पे भी जाता है। तो हर एक ने अपनी पब्लिक की इसको बांटी हुई, इसको दी हुई होगी, इसके पास इसके ब्राउजर में होगी। जब भी वो वेबसाइट पे जाएगा उसकी पब्लिक की उसको नजर आएगी। अगर ये अपनी प्राइवेट की से लॉक करके भेज रहा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो मकसद है ही नहीं। तो फिर क्या मकसद है? जब ये डेटा यहां से निकलकर इधर पहुंचा तो इस शख्स ने, यानी जो अब रिसीवर बन चुका है, इसको अनलॉक करना है। ये डेटा अनलॉक किससे होगा? जाहिर है कि अगर मैंने इस Amazon.com ने अपनी प्राइवेट की से उसको लॉक किया तो इसी की पब्लिक की से अनलॉक होगा। तो इसने Amazon की पब्लिक की यूज की और उसको अनलॉक कर दिया। जब Amazon की पब्लिक की से वो डेटा अनलॉक हो गया तो इससे Amazon की ऑथेंटिसिटी प्रूव हो गई। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसके पास तो 50 पब्लिक कीज है ना, किसी की भी पब्लिक की वो लगाएगा उससे अनलॉक हो गई नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से ड्राइव होकर आई है। लेकिन सिर्फ अनलॉक किससे होगा? इसी Amazon की पब्लिक की से। और जो Amazon की पब्लिक की से अनलॉक हो गया तो साबित हो गया कि ये डेटा वाकई Amazon ने ही प्राइवेट की से लॉक करके भेजा था। Amazon ने अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ की इस तरह से। ये बात यकीनन क्लियर होगी, ठीक है? तो जिसकी प्राइवेट की से लॉक हुआ उसी की पब्लिक की से अगर अनलॉक हो गया तो ये साबित हो गया कि भाई यकीनन इसी ने भेजा। क्योंकि देखो, अगर प्राइवेट की से लॉक किसने किया और भेजा, और बीच में जो हैकर बैठा हुआ था उसने Amazon की पब्लिक की से अनलॉक कर दिया, क्योंकि पब्लिक की तो सबको पता थी। तो जब वो अनलॉक कर देगा डेटा को तो भाई फिर रिसीवर, यानी ये जो है इस डेटा को ये फिर वापस लॉक कैसे करेगा Amazon की पब्लिक प्राइवेट से? वहीं फंस जाएगा वो, क्योंकि डेटा तो अनलॉक हो गया। अब वो जब डेटा, उसने बेशक डेटा को अनलॉक किया और देख लिया डेटा और फिर भेज दिया, तो वो अब तो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है ना डेटा, और एनक्रिप्ट भी नहीं हुआ हुआ, यानी किसी भी की चाबी से वो लॉक नहीं हुआ हुआ। तो जब इसको मिलेगा ये फौरन ज़ाहिर Amazon की पब्लिक की से लगाएगा तो उसको डेटा रिवर्ट ही नहीं होगा, ही नहीं मिलेगा ही नहीं उसको डेटा। तो देखेगा यार ये डेटा तो अनलॉक्ड आ रहा है, ये कोई गड़बड़ है, फौरन पता चल जाएगा उसको। जाहिर है कि ये शख्स जो बीच वाला है ये Amazon की प्राइवेट की इसके पास है ही नहीं। अगर ये अपनी प्राइवेट की से लॉक करेगा और डेटा भेज देगा तब भी रिसीवर Amazon की पब्लिक की लगाएगा, वो अनलॉक ही नहीं होगा डेटा। यही पता चल जाएगा कि बीच में किसी ने गड़बड़ की है। तो प्राइवेट की से लॉक करने का मतलब ही ये है कि ये शख्स Amazon.com ये अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर रहा है, ठीक है? अच्छा, यहां तक तो यकीनन ये बात क्लियर होगी कि पब्लिक की एल्गोरिथम का एक यूज तो एनक्रिप्ट करना डेटा को, शक्ल बिगाड़ना। वो कब? कि जब पब्लिक की से लॉक होगा सामने वाले की। इसका दूसरा यूज आ गया कि अगर मैं प्राइवेट की से लॉक कर रहा हूं और वहां जाके मेरी ही पब्लिक की से खोल रहा है, वो अनलॉक हो रहा है, मेरी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव हो रही है। प्राइवेट की से लॉक करने को सिंपल वर्ड्स में डिजिटल सिग्नेचर भी कहा जाता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का एक छोटा सा प्रोसेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि प्राइवेट की का मतलब इसने अपनी स्टैंप लगा दी। ये क्योंकि ये इसकी सीक्रेट की थी, इसने अगर उससे लॉक किया इसका मतलब इसने अपना ठप्पा, इसने अपनी स्टैंप लगाई, इसने अपनी सिग्नेचर कर दी।
और अगर उसी की पब्लिक की से अनलॉक हो गया तो वेरीफाई हो गया, सिग्नेचर प्रूव हो गया, हाँ भाई ये वही शख्स है। इसी को डिजिटल सिग्नेचर भी कहा जाता है। तो पब्लिक की एल्गोरिथम का ये दूसरा इस्तेमाल, दूसरा यूज है, ये बड़ा जबरदस्त यूज है इसका। ठीक है भाई। अच्छा, और फिर हम अपने अभी तक हम पिछले टॉपिक पे ही चल रहे हैं, हम आज के टॉपिक पे अभी नहीं आए हैं। इसी में एक और आखिरी चीज भी सुन लें, फिर हम अपने नए टॉपिक पे आ जाएंगे। यानी पब्लिक की एल्गोरिथम का तीसरा इस्तेमाल, तीसरा यूज, कि हम अभी तक इतनी बुराइयां कर रहे हैं सिमेट्रिक की एल्गोरिथम की, इन द सेंस कि इसके इश्यूज थे बहुत सारे। एक दोनों तरफ एक ही चाबी का इस्तेमाल है तो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो चाबी पहुंचाऊं किस तरह। असल मसला इसमें ये था चाबी पहुंचाऊं कैसे मैं इसको, कोई सिक्योर चैनल होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में भी वेबसाइट्स आमतौर पे ये दोनों का इस्तेमाल करती हैं, सिमेट्रिक भी और एसिमेट्रिक भी, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो भाई दोनों का इस्तेमाल क्यों है? जब इसमें इतनी बुराइयां हैं सिमेट्रिक में, तो फिर इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए कि ये इजी टू यूज है और ये प्रोसेसर इंटेंसिव नहीं होती, ये आसानी से डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है, ये फास्ट है ये। जबकि एसिमेट्रिक कीज भी एक तो काफी बड़ी हैं, प्लस ये प्रोसेसर इंटेंसिव होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और स्लो काम करती हैं। तो अगर आप बल्क में डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, कोई बड़ी फाइल्स है और वो एनक्रिप्टेड भी आप चाहते हो और डेटा बल्क में है, जीबीज में है, तो इससे बहुत टाइम लगेगा सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, सॉरी एसिमेट्रिक से हर दफा ये पब्लिक से लॉग प्राइवेट से, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो और एसएसएल सर्टिफिकेट में जो हमारा 5वां लेक्चर है उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन क्विकली मैं आपको बता दूं और आपके जहन में भी यही चीज आ सकती है कि ये जो पब्लिक की एल्गोरिथम है इसके दो हमने फायदे तो देख लिए, इंक्रिप्शन के काम आ रही है, ऑथेंटिसिटी के काम आ रहे हैं। क्या ये सिमेट्रिक जो चाबी थी इसको ट्रांसफर करने के भी तो काम आ सकते हैं? यानी पहले स्टेप में इसने अपनी सिमेट्रिक की से लॉक किया, एक चाबी उससे लॉक किया, और प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो चाबी इसको कैसे बताए। तो भाई बजाय इसके कि वो पहले डेटा सेंड करे, एक्चुअल डेटा, ओरिजिनल डेटा, इसने यानी जो सेंडर है इसने रिसीवर से कहा लो भाई अपनी पब्लिक की दो मुझे। इसने अपनी पब्लिक की तो इसकी वो वेबसाइट पे पड़ी हुई थी, इसने इसकी पब्लिक की इसको दे दी। इसने उस पब्लिक की से किस चीज को लॉक किया? इस सिमेट्रिक चाबी को, छोटा सा पासवर्ड जो भी इसका लॉक था ये की थी, और वो की उसको इसकी पब्लिक की से लॉक करके भेज दी पहले स्टेप में। जब ये पब्लिक की से इसने लॉक करके भेजा, इसके पास वो चीज मिली, इसने अपनी प्राइवेट की से उसका अनलॉक किया, तो अब चाबी इसको भी पता चल गई, इसको भी पता है। अब बाकी जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो उस चाबी के जरिए होगी, तो फास्ट होगी। और यही होता है आज आमतौर पे एसएसएल सर्टिफिकेट्स में। लेकिन इसको हम यहाँ खत्म नहीं करेंगे, हम इसको डिटेल में एसएसएल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको क्विकली बता दिया कि इसके 3 यूज हैं। तो ये इतना जबरदस्त एल्गोरिथम है पब्लिक की एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आएंगे आज के, जो कि हमारा टॉपिक था इंटेग्रिटी का, ठीक है। एक सेकेंड जरा हम इसको मजीद अब हम देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो हैश फंक्शन या इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने बहुत पढ़ ली, अब हम आ जाते हैं इंटेग्रिटी पे। ये हैश फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी में इंक्रिप्शन का वर्ड बार बार यूज हुआ है, इंटेग्रिटी में हैश फंक्शन यूज होगा, ठीक है। हैश एल्गोरिथम्स यूज होंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हैश क्या चीज होती है और ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले तो ये देख लें कि डेटा को यानी डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो, इसका क्या मतलब है आपका। डेटा की इंटेग्रिटी से सिंपल यही मतलब है कि भाई जितना डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ भी डेटा, यहाँ से कोई डेटा पास हो रहा है इधर से उधर, यानी इधर से ये उधर जा रहा है या उधर से इधर आ रहा है डेटा,
ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में तो ये था कि हम डेटा को बीच वाले से छुपाना है, ठीक है, वो हम सब ने अब बहुत बहुत दफ़ा देख लिया। लेकिन दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी में, वो इंटेग्रिटी है कि जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ वो सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। बीच में कोई शख्स बैठा हुआ जो है, जो हैकर है, उसको मॉडिफाई ना कर सके, ठीक है, उसको एडिट ना कर सके, ऑल्टर ना कर सके। बेशक देखना चाहे तो देख ले, वो ऐसा भी डेटा हो सकता है जो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, अब कोई डॉक्यूमेंट है जो मैं इधर से उधर भेज रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी उसमें ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं है कि जो अगर बीच वाला कोई शख्स पढ़ भी ले तो मेरे लिए मुझे कोई हर्ज नहीं होता या कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मुझे। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा जो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसमें तब्दीली ना करे, वो चेंजेस ना करे, ठीक है। ये कोई भी चीज़ मैं भेज रहा हूँ, कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि वो बीच वाला शख्स उसमें अपनी कोई क्लॉज, उसमें अपनी कोई चीज़ें ऐड कर दे। पढ़ ले, बेशक पढ़ ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन चेंज ना करे, मॉडिफाई ना करे, ऑल्टर ना करे। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या हुआ, यानी डेटा की इंटेग्रिटी, कि जितना डेटा यहां से निकला उतना ही यहां पहुंच जाए। 10 MB की फाइल है तो 10 MB यहां पहुंच जाए, लेकिन सिर्फ 10 MB पहुंचना ही काफी नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि यार एक मतलब 5 MB की कोई बड़ी फाइल है, PDF है, 2 MB की PDF फाइल है, वो यहाँ से निकली और बेशक प्लेन टेक्स्ट में जा रही थी, जैसी भी थी, बीच वाले शख्स ने उसको ऑल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, लेकिन उसकी जो टोटल साइज था वो उतना ही रहा। उसने बीच में कुछ अपनी तरफ से चीज़ें माइनस की और फिर अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दी, तो डॉक्यूमेंट का टोटल साइज वही रहा 2 MB। तो डेस्टिनेशन पे वो 2 MB पहुंचे, लेकिन वो तब्दील हो चुके थे, 2 MB डॉक्यूमेंट में तब्दीली आ चुकी थी। तो हर तरह से मेक श्योर करना है कि जितना डॉक्यूमेंट यहाँ से निकला है, सोर्स से जितना डॉक्यूमेंट बाहर गया डेस्टिनेशन तक उतना ही डॉक्यूमेंट पहुंचे, एक बात। दूसरी, उसमें किसी भी किस्म की अल्टरेशन ना हुई भी हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, और अगर बिल्कुल सेम भी है तो उसका कंटेंट भी सेम हो। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि यार इंटेग्रिटी कैसे मेक श्योर की जाए, क्योंकि इंक्रिप्शन में तो आसान था कि भाई डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा जो ब्राउजर है या जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है उस डेटा को, उसकी शक्ल को बिगाड़ रहा है, तो एक बात समझ में आती है कि भाई जो ओरिजिनल था वो नहीं जा रहा, उसकी जगह कुछ और जा रहा है, और वहां पहुंच के वापस डिक्रिप्ट होके ओरिजिनल वापस आ जाता था, ठीक है। लेकिन ये कैसे प्रूव हो कि डेटा जो मैंने भेजा था रिसीवर को, अगर उसमें बीच में किसी शख्स ने जरा भी ऑल्टर किया तो रिसीवर को फौरन पता चल जाए कि यार ये कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। आम जिंदगी में जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैं अगर घर मूव कर रहा हूं तो मैंने ट्रक में सामान लोड किया अपना, तो वो ट्रक सामान लेके मेरा डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो अगर मैंने 10 चीजें लोड की हैं उस सामान, यानी उस ट्रक पे, और तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि यार मैंने अगर 10 चीजें अपनी उस ट्रक पे चढ़ाई हैं तो डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंचे तो 10 की 10 सही सलामत पहुंचनी चाहिए, एक पूरी की पूरी 10 हो, और फिर कोई डैमेज भी ना हुआ हो, कि ऐसा ना हो कि मेरा LED टीवी जो है या LCD टीवी टूट जाए रास्ते में, तो तब भी मेरा नुकसान है। तो एक तो की क्वांटिटी में भी इक्वल हो, यानी उतनी ही पहुंचे, और फिर डैमेज भी ना हो, किसी ने बीच में उसको मॉडिफाई ना किया हो, तो ये इंटेग्रिटी है ये, ठीक है। लेकिन आम जिंदगी में इंटेग्रिटी को वेरीफाई करना आसान है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं सामान ट्रक पे लोड करूंगा और अपने मैं लिस्ट बना लूंगा कि हाँ भाई ये 10 चीजें हैं, ये मैंने सामान ट्रक पे लोड कर दिया है, और उनकी कंडीशन मुझे अच्छी तरह पता है, मैं देख सकता हूँ। जब मैं रिसीवर पे वहां जाऊंगा तो वही लिस्ट वहां से लिस्ट से देख लूंगा, अच्छा भाई हाँ ये सारी चीजें उतर गई, और फिर उनको अपनी आंखों से देख लूंगा कि कोई डैमेज भी नहीं हुआ। तो आम जिंदगी में तो बड़ा आसान है वेरीफाई करना कि हाँ भाई ठीक है, सब चीज सही पहुंच गई है। इधर कैसे वेरीफाई होगा? तो इधर यानी कोई चीज यहाँ से सेंड हुई, रिसीवर को मिली, रिसीवर देखते ही बता दे कि यार इसमें कोई ऑल्टरेशन हुई है। अब 1000 पेज की बुक है, लेट्स सपोज 1000 पेज की बुक अगर कोई सेंड हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन से 1000 पेज की बुक डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने चीज खरीदी और अमेजोन से 1000 पेज की बुक है, 1000 पेजेस की,
तो वो इधर से उधर आ रही है, ठीक है, 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है वो। तो जाहिर है कि यार वो बुक जब मुझे मिल जाएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या पता बीच वाले शख्स ने उस 1000 के 100 से लेके 150 पेजेस अपने डाल दिए हों और वो पेजेस जो बीच में थे असल बुक के थे वो निकाल दिए हों, मुझे तो कभी भी नहीं पता चलेगा। तो मैं तो जब पढ़ने बैठूंगा मैं कहूंगा अरे बीच में तो जो चीज़ें, मैं तो ये समझूंगा कि भाई यही बुक है उसमें यही लिखा हुआ है, हालांकि बीच वाला उसको बदल चुका है। तो इसका कोई तरीका होना चाहिए कि जैसे ही रिसीवर को ये चीज़ मिले वो फौरन उसको चेक कर ले कि हाँ यार ये चीज़ सही आई है नहीं आई है, ये बीच में किसी ने उसको मॉडिफाई कर दिया है। ऐसी वेरिफिकेशन या ऐसा तरीका या ऐसे एल्गोरिथम जो इंटेग्रिटी को मेक श्योर करने के लिए काम आते हैं उनको हैश एल्गोरिथम्स कहा जाता है, ठीक है। और उनको जब भी इंटेग्रिटी का वर्ड आएगा तो हैश का वर्ड आएगा, हैश एल्गोरिथम, ठीक है। इंक्रिप्शन का वर्ड आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का वर्ड आएगा तो फिर इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से, इंटेग्रिटी का वर्ड आएगा तो हैश एल्गोरिथम। हैश वो प्रोसेस है कि जिससे डेटा की इंटेग्रिटी प्रूव होती है। अब वो प्रोसेस है क्या उसको हम समझ लेते हैं। यानी हैश फंक्शन क्या है कि बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैपिंग ऑफ वेरिएबल साइज्ड इनपुट डेटा इनटू अ फिक्स्ड साइज्ड आउटपुट डेटा या डेटा। अब ये पहली लाइन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी तो हम इसको मजीद देख लेते हैं डिटेल में, लेकिन इतना समझ लें कि जिस तरह डेटा को जब आप इनक्रिप्ट करते हैं तो गार्बेज फॉर्म जो होती है उसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। इसी तरह जब डेटा का हैश निकाला जाता है, जो हैश एल्गोरिथम यूज करते हुए उसकी जो वैल्यू निकलती है उसको डाइजेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो डाइजेस्ट होता है, जिस तरह वहां साइफर टेक्स्ट है तो यहाँ उसकी एक पैरेलल वैल्यू होती है, उस डेटा की पैरेलल वैल्यू निकाली जाती है, उसको हम डाइजेस्ट कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ, जिस तरह वहां इंक्रिप्शन के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स थे, DES, AES और सीजर साइफर और फला साइफर और RSA, या हैश के भी मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं। उनमें सबसे कॉमन आज की दुनिया में जो चल रहा है वो SHA है। MD5 पुराना एल्गोरिथम है। अब SHA-1 वो कहता है कि भाई 160 बिट का हैश प्रोड्यूस करता है। अब ये बातें क्या चल रही हैं आपको भी ज़ाहिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो रहा है। इसके यानी मेरे डेटा की कोई पैरेलल वैल्यू निकाली जा रही है, क्योंकि अब जरा गौर से सुनिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1000 पेज की बुक है ना, 1000 पेजेस की एक बुक है, बुक जा रही है वो इधर से इधर डाउनलोड हो रही है, ठीक है, इधर से इधर आ रही है, ठीक। वो बेशक प्लेन टेक्स्ट में हो, अभी मेरा मकसद उस बुक को छुपाना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि 1000 के 1000 पेजेस यहां पहुंच जाएं और बीच में किसी भी बीच वाले हैकर ने उन 1000 में से किसी भी पेज को हटाकर अपना कोई पेज ऐड ना कर दिया, ठीक है। जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। अगर कोई रिलीजियस बुक है, ये रिलीजियस बुक इसने ऑर्डर की, वो डाउनलोड की, उसने किसी खास मकतबा फिक्र या किसी खास एक स्कूल ऑफ थॉट की बुक थी, बीच वाले शख्स ने उसमें अपने अकायद डाल दिए, तो रिलीजियस बुक्स में तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। ये कोई पॉलिटिकल व्यूज हैं तो इनमें तो मतलब मामला बहुत ही खराब हो सकते हैं। बीच वाले शख्स ने अपनी चीजें डाल दी उसमें, अपनी, ये तो शख्स यही समझेगा ना कि यार फला मैंने बुक डाउनलोड की थी फला ऑथर की, और वो देखो उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं उस बुक में, हालांकि वो उसने नहीं की, बीच वाले शख्स ने उसको ऑल्टर करके आपको पहुंचा दिया था। तो जब ये यहाँ पहुंचे तो एक तो कि पूरे 1000 पेजेस हो, सेकंड बीच में कोई तब्दीली भी ना हो, कैसे पता चलेगा? मैंने बुक डाउनलोड कर ली तो डाउनलोड करके कैसे मालूम करूं? नहीं, ऑटोमेटेड वे होना चाहिए इसका। और वो ऑटोमेटेड वे क्या होता है कि जब ये सेंडर, ये सब सेंडर ये बना हुआ है ना amazon.com, यहाँ से बुक डाउनलोड होकर इधर आ रही है, तो सेंडर क्या करता है कि जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, इससे पैरेलल एक हैश वैल्यू निकालता है इसकी, यानी इसकी एक वैल्यू निकालता है वो। अब वो हैश वैल्यू कैसे निकलती है? अब फॉर एग्जाम्पल इसने एक इसकी हैश वैल्यू निकाली और एक नंबर आया 1 2 3 4 5, ये एक नंबर आ गया, ठीक है। मैं इसको ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में आपको प्रैक्टिकली करके भी बता दूंगा। यानी ये पूरी एक बुक है 1000 पेज की, और ये काफी बड़ी बुक है,
सारे 1000 पेज कम नहीं होते, ठीक है। इसने क्या किया कि इस बुक के पैरेलल यानी इसकी एक वैल्यू निकाल ली, और जो इसको हम वो हैश वैल्यू कह रहे हैं, और उस हैश एल्गोरिथम के जरिए निकाली यकीनन, और इसकी एक वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5। अच्छा, ये वैल्यू इसने रिसीवर को बता दी कि भाई ये वैल्यू आई है मेरे पास इस बुक की। जो हैश वैल्यू होती है वो सेम होगी हमेशा। क्या मतलब वो इस बात का कि मैंने इसकी हैश वैल्यू निकाली 1 2 3 4 5 आई, मैंने ये रिसीवर को बता दी और ये बुक साथ में भेज दी। जब ये बुक इसके पास पहुंचेगी और मैंने बता दिया कि भाई मैंने MD5 या SHA-1 हैश यूज किया, जो भी हैश एल्गोरिथम है वो यूज किया, फला एल्गोरिथम यूज किया है, और उससे ये वैल्यू निकली है उसकी। ये वैल्यू मैंने उसको बता दी, कहा कि भाई SHA-1 एल्गोरिथम तुम भी यूज कर लेना। जब ये बुक इसके पास पहुंचेगी तो ये भी फौरन उसका हैश निकालेगा, यानी वही हैश वैल्यू इसकी भी निकालेगा। अगर इसके पास भी वो वैल्यू 1 2 3 4 5 आ गई, इसका मतलब है कि दोनों हैश मैच कर जाएंगे। इसका मतलब बीच में किसी ने उसमें तब्दीली नहीं की, क्योंकि हैश फौरन बदल जाता है कि जब उस डॉक्यूमेंट में जरा सी भी तब्दीली की जाए तो हर नई चीज की हैश वैल्यू भी नई आएगी। तो बजाय इसकी कि बुक 1000 पेजेस की है और वो यहाँ पहुंचती है, उसको क्या पता कि 1000 में से क्या तब्दीली हुई है, लेकिन उसको इस तरह पता चल जाएगा कि जब सेंड करते हुए इसने कह दिया कि हाँ भाई इसकी हैश वैल्यू 1 2 3 4 5 आई है, जब तुम्हें ये रिसीव हो तो तुम भी हैश निकाल के चेक कर लेना। अगर सेम आ जाता है हैश, इसका मतलब होगा कि जो बुक यहाँ से चली थी वही पहुंची है। लेकिन अगर हैश बदला हुआ आता है कुछ, तो फिर फौरन पता चल जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ हुई है बीच में। अब आप अभी भी परेशान होंगे कि यार ये ठीक है बात, कुछ हो तो रही है बात, लेकिन इसका असल मतलब क्या है। तो चले मैं आपको फिर यही समझा देता हूँ। लेट सपोज कि ये मेरा डेस्कटॉप है, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। मैं कहता हूँ न्यू और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, किधर है भाई, नजर नहीं आ रहा मुझे, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। इसका कोई भी नाम दे दो, मैंने इसका नाम दे दिया IU, इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको ओपन किया, ये मेरी 1000 पेज की बुक है समझ लें आप, लेकिन ज़्यादा मैं 1000 पेज की बुक तो यहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन ये मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ कि भाई दिस इज, या मैं लिख देता हूँ कि भाई IU is ranked number 1, ठीक है भाई। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, बोल्ड भी कर देता हूं मैं इसको, एडिट करके इसको मैंने पता नहीं कहाँ से होगा, भूल गया मैं, यहीं से होना चाहिए था, फॉर्मेट से हो जाएगा। चलो इसको मैं फॉन्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ उसको, ठीक है भाई। बोल्ड कर देते हैं उसको, बोल्ड हो जाएगा, पता नहीं, 24 कर दिया, ये है भाई। अब ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इसको मैंने सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट। ये मैंने डॉक्यूमेंट समझ लें, ये समझ लें कि ये डॉक्यूमेंट बेसिकली यहां से इधर जाना है, ठीक है, इधर से इधर आना है डॉक्यूमेंट, IU.text का जो है। और ये समझ लें कि 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है ये। अब भेजने से पहले मैं क्या करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट की एक वैल्यू निकाल लेता हूं, हैश वैल्यू। और हैश वैल्यू के लिए हैश एल्गोरिथम यूज होता है। इसके कई सॉफ्टवेयर आते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, लेकिन विंडोज का एक अपना बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिस हैश निकालने का। और वो अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं CMD करके, तो वहां से आप उसका हैश निकाल सकते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आ गया, अगर आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा सबको, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं उस डॉक्यूमेंट का हैश निकाल रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाकायदा पूरा हैश निकाल के यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है, वो एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए
जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, और मैंने उसको सेव कर दिया iu.txt के नाम से। उसके बाद ये कमांड यूज की मैंने, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की और देखिए ये है सेट यूटिल, ये विंडोज की यूटिलिटी है जो हैश निकालती है SHA-1 का, जो 160 बिट का होता है, ठीक है। सेट यूटिल की कमांड है, तो ये कमांड मैं चलाता हूं, यानी सेट यूटिल स्पेस डैश हैश फाइल, और फिर उस फाइल तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो मैं ये कमांड यहां पर भी चला लेता हूं, सेट यूटिल स्पेस डैश हैश फाइल और फिर स्पेस, और फिर वो डॉक्यूमेंट जो है कहां पर मौजूद है वो डॉक्यूमेंट, यानी कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ना, डेस्कटॉप पे यहाँ पड़ा हुआ डॉक्यूमेंट। और अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पे जाऊं, कहाँ लिखा हुआ है वो, iu.txt, ठीक है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ क्या है ये, यानी मैं इसका पूरा पाथ देखना चाह रहा हूँ, तो चले मैं यहाँ से उठा लेता हूँ यार इसका पाथ, छोड़े, फिर मैं डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके मैं इसका पाथ पूरा चेक कर लेता हूँ, ये इसका पाथ आ रहा है, ठीक है, ये रहा, कंट्रोल सी, ये फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डेस्कटॉप में स्पेस और उस फाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है। यही कमांड है बिल्कुल, डेस्कटॉप स्पेस भी नहीं है बल्कि बैकस्लैश, और iu.txt है ना, तो बैकस्लैश, ये क्या डाल दिया मैंने, नहीं ये नहीं है, बैकस्लैश iu.txt। इससे क्या होगा कि एक हैश वैल्यू मेरे उस डॉक्यूमेंट की निकल आएगी। ये देखिए, ये कहता है SHA-1 हैश ऑफ इस डॉक्यूमेंट, और ये वैल्यू B2E0F1, ये 160 बिट है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है और एक हेक्सा 4 बिट पे होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटल को काउंट करेंगे तो ये 40 है, ये 1 2 3 4, ये पूरे काउंट कर लें तो ये 40 होंगे, ये तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 160, 160 बिट का हैश निकलता है। ये फिक्स वैल्यू है, यानी मेरे उस डॉक्यूमेंट की ये हैश वैल्यू है B2E0F1 वगैरह जो भी है। ये वैल्यू मैंने क्या की है कि मैं ये सेंडर हूं, मेरे उस डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू निकली वही पूरी लंबी चौड़ी, ये वैल्यू मैंने इसको बता दी। अभी मैं इस पे नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह बताई, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू मैंने इस तक पहुंचा दी है कि भाई तुम्हारे पास जब ये iu.txt पहुंचे तो तुम भी अपना हैश निकालना, हैश जितनी बार भी मैं निकालूंगा वो ये सेम आएगा, मतलब मैं ये सेम कमांड एक और दफा यूज कर लूं तो हैश वही आएगा, देखें वही आ रहा है B2E0, सेम हैश आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बीच वाले शख्स ने उसमें कोई तब्दीली की, और वो तब्दीली लेट सपोज ये है, मैं गया उस डॉक्यूमेंट पे, मैं बीच वाला हैकर हूं और मैंने उस डॉक्यूमेंट पे जाके मैंने कहा यार ये डॉट लगा देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेट सपोज मैंने लिख दिया IU इज रैंक नंबर 2, ये भी कर सकता हूं मैं तब्दीली, मैंने सिर्फ एक डॉट लगा दिया, चले मैं 2 कर देता हूं उसको, उसने कहा नहीं यार नंबर 1 तो नहीं है भाई, ये नंबर 2 है, बीच वाले को जलन हो रही थी नंबर 1 क्यों है भाई, तो उसने कहा कि यार इसको नंबर 2 कर देता हूँ, हाँ मगर इसको, वो बीच वाले ने इसको चेंज कर दिया और चेंज करके फिर उसको दोबारा सेव कर दिया, ठीक है। ये वापस अब डॉक्यूमेंट बदला जा चुका है, ठीक है, और रिसीवर को फिर अब ये डॉक्यूमेंट मिला जो बदला हुआ है, यानी ये वाला डॉक्यूमेंट रिसीवर को मिलेगा जो कि चेंज हुआ है, लेकिन रिसीवर को नहीं पता कि यार भेजा उसने रैंक नंबर 1 था, अब रैंक नंबर 2 आ रहा है। रिसीवर क्या करेगा कि अपने एंड पे दोबारा इस डॉक्यूमेंट का हैश निकालेगा,
ठीक है, इसी यही कमांड यूज करेगा। वो डॉक्यूमेंट उसने अपने पास डेस्कटॉप पे सेव किया और उसने फिर IO.txt का दोबारा हैश निकाला। लेकिन अब आप जहन में रहे डॉक्यूमेंट बदला जा चुका है तो उसका हैश भी बदल जाएगा। ये देखें इसका हैश बदल गया। अब 68C42 ये आ रहा है, पहले ये था। एक सेकंड उसको बदल जाएगा, वो कोई गड़बड़ हुई है इसका मतलब है, क्योंकि मुझे जब सेंडर ने हैश भेजा था वो तो ये था, तो यही निकलना चाहिए था, लेकिन ये हैश नहीं ये निकल रहा है। इसका मतलब है बीच में कोई गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि अगर सेम डॉक्यूमेंट आता तो फिर हैश भी सेम ही निकलता। फौरन रिसीवर को पता चल जाएगा कि यार इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुई हैं, इसको मतलब एक्सेप्ट ना करो इस डॉक्यूमेंट को। फौरन अपने सेंडर से कहेगा भाई डॉक्यूमेंट दोबारा भेजो, क्योंकि हैश मेरा मैच नहीं कर रहा। हैश का मैच होना जरूरी है, ठीक है। जाहिर है, फिर उसने दूसरी दफा भेजा वही डॉक्यूमेंट दोबारा। मैं इसको दोबारा नंबर 1 कर देता हूँ, और जब डॉक्यूमेंट वही पुराना वाला हो गया तो उसका हैश भी वही निकल जाएगा। देखिए अब ये पुराना डॉक्यूमेंट हो गया, आप दोबारा देख लें, इसका दोबारा हैश निकाला उसी डॉक्यूमेंट का, देखिए वही आ रहा है B2E0, वो जो पहला वाला था B2E0F1। जब मैच कर गए तो फौरन वो कह देगा हाँ यार ये डॉक्यूमेंट पूरा सेम आया है। इंटेग्रिटी इस तरह से प्रूफ होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की। पता अब आई एम होपिंग कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू निकाल लो और वो हैश वैल्यू इधर दे दो, ठीक है। बेशक डॉक्यूमेंट आप प्लेन टेक्स्ट में भेज दें। अभी आपके सवाल ये जहन में आ रहा होगा कि मैं ये हैश वैल्यू कैसे दूं इसको, ठीक है। उस पर हम आएंगे आगे, क्योंकि इस ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि ये जो हैश वैल्यू है ये भी कैसे दी जाए। तो जाहिर इसके लिए फिर हम वो पब्लिक की एल्गोरिथम को यूज करेंगे कि किसी तरह इसको छुपा के भेजें, इसको प्राइवेट की से लॉक करके भेजें या कुछ करके भेजें इसको, ताकि मतलब इंटेग्रिटी भी इसकी प्रूव हो जाए। इंटेग्रिटी तो प्रूव हुई, लेकिन ये बीच में कोई शख्स ना देखे, क्योंकि बीच वाले को अगर हैश वैल्यू पता चल गई तो भाई वो तो गड़बड़ कर सकता है वो, मतलब वो और दूसरे कि वो मतलब अगर आपने बुक भी ऐसी भेज दी और हैश भी ऐसे ही भेज दिया, क्योंकि हैश भी तो वैसे ही जाएगा ना किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उससे नेटवर्क के थ्रू। तो बुक तो चलो आपकी जा रही है प्लेन टेक्स्ट में, अगर आप हैश भी प्लेन टेक्स्ट में भेज देंगे तो बीच वाला दोनों को बदल देगा, मतलब बुक को भी बदलेगा और साथ में उसकी हैश को भी हटाएगा और अपना हैश डाल देगा, तो दोनों चीजें बदली भी जाएंगी। फिर इसका मतलब है कि बुक बेशक अगर प्लेन टेक्स्ट में भी जा रही है तो हैश बहरहाल इस तरह से ना जाए कि बीच वाला शख्स उसको ना पकड़ सके, उसको ना देख सके। ज़ाहिर इसको तो फिर आपने थोड़ा सा छुपाना होगा, लेकिन हम ये देख पता नहीं क्यों हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हम हैश भेजेंगे। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये हम आगे देखेंगे। अभी से बता दूं कि हैश को प्राइवेट की से लॉक करके भेजा जाता है। ज़ाहिर प्राइवेट की से लॉक करोगे तो कि कोई शख्स उसको अनलॉक भी करता है तो वापस अमेजोन की प्राइवेट की से उसको लॉक नहीं कर सकेगा, तो वहीं उसको पता चल जाएगा कि गड़बड़ हुई है और इससे फिर ऑथेंटिसिटी भी अमेजोन की प्रूव हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ हम आगे डिजिटल सिग्नेचर में डिटेल से देखेंगे। तो इंटेग्रिटी आपने देखी कि किस तरह से इंटेग्रिटी प्रूव हुई कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी एक पैरेलल वैल्यू निकाल लो, छोटी सी। डॉक्यूमेंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वैल्यू उसकी छोटी सी आ जाएगी, 160 बिट की आ जाएगी। विंडोज जो हैश एल्गोरिथम यूज कर रहा है वो SHA-1 है, ठीक है, लेकिन कई मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं और जो कि MD5 या SHA-256 SHA-512 ये सब के यूज में आ रहे हैं। आजकल के जो करंटली इस्तेमाल हो रहे हैं ज्यादातर वेबसाइट्स पे वो SHA-256 है, ठीक है, तो उसके अलग सॉफ्टवेयर आएगा। तो हैश वैल्यू निकाली, ये हैश वैल्यू रिसीवर को बता दी, डॉक्यूमेंट भेज दिया, रिसीवर ने दोबारा हैश निकाला, मैच कर लिया। अगर दोनों हैश एक जैसे हैं डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ है, अगर हैश बदला हुआ आया इसका मतलब डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, वहीं पता चल जाएगा उसको। वो कहेगा दोबारा डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, ठीक है। तो हैश फंक्शन का फायदा क्या हुआ कि इससे इंटेग्रिटी प्रूफ हुई किसी भी चीज की, ठीक है। इसी तरह हैश का एक फायदा और भी है और वो है पासवर्ड स्टोरेज, यानी पासवर्ड स्टोरेज, ठीक। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए अंदर और से इसको भी समझ लें, 5 मिनट की चीज है ये भी।
अच्छा, स्लाइड में हम ये भी देख लेते हैं कि हैश, ये सारी स्लाइड्स मैंने बनाई हुई थी ताकि आप इसको यानी स्लाइड्स में मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है तो इसका हैश निकाला, ये सब आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ये देखें डेटा इंटेग्रिटी का कि क्या मतलब डेटा ओरिजिनल डेटा है उसका हैश निकालो, हैश एल्गोरिथम यूज किया, यानी जो भी MD5 SH7 हैश निकालो और उसको भेज दो। रिसीवर एंड पे रिसीवर भी उसका हैश निकालेगा और यानी कंप्यूट करेगा हैश, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मैच कर लेगा जो उसको रिसीव्ड हैश यानी जो उसने हैश भेजा था और अपना जो निकाला हुआ हैश है उससे। अगर दोनों एक जैसे आ गए तो उसका मतलब है डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम है, और अगर बदले हुए आए तो उसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट में तब्दीली हुई है। अब इसमें एक चीज और छोटी सी देखें, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ एक आम यूजर हूँ जो अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ और मैं जाता हूँ facebook.com पे और मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। अब वो facebook.com भी हो सकता है, वो ILMS.edu.pk भी हो सकता है, वो ikra.blackboard.com भी हो सकता है, कोई भी ऐसा सर्वर जिसमें मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करता हूँ। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और बेशक वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ जा रहा है, फिर वो सर्वर पे पहुंचा और उसने उसको अपनी प्राइवेट की से अनलॉक कर दिया, वो डीक्रिप्ट हो गया क्योंकि रास्ते से भी छुपाना था पासवर्ड को, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में किया, लेकिन जब सर्वर पे पहुंचा तो उसने उसको डीक्रिप्ट किया, ठीक है, और फिर उसने उस यूजर नेम और पासवर्ड को अपने पास सेव कर लिया। जाहिर है आप अगर facebook.com पे जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप पहली दफा उस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो अपना लॉगिन बनाते हैं ना, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो जब आपने लॉगिन बनाया तो उसने आपका यूजर नेम पूछा, वो और पासवर्ड, आपने अपना कोई ना कोई पासवर्ड सेट कर लिया, वो पासवर्ड उसने अपनी डेटाबेस में सेव कर लिया, facebook.com ने या उस सर्वर ने, जो भी उसकी जो भी वेबसाइट थी अपने पास सेव कर लिया। अगली दफा जब आप लॉगिन होते हैं उस पे तो वो यूजर नेम आप डालते हैं और उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, वो अपनी डेटाबेस से उस पासवर्ड को मैच कर लेता है कि हाँ भाई ये सेम पासवर्ड है, तो आपको लॉगिन करने देगा। और अगर आपने गलत पासवर्ड डाला है तो वो आपको पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड का आंसर दे देगा, यानी मैसेज दे देगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात सीधी सीधी है। हैश फंक्शन पासवर्ड स्टोरेज में कैसे काम आ रहा है? जाहिर सी बात है कि यार हर सर्वर की अपनी डेटाबेस है जिसमें वो सारे उन पासवर्ड्स को स्टोर कर रहा है जो उसके यूजर्स के हैं। लाखों यूजर्स हैं, करोड़ों यूजर्स हैं जो अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं फेसबुक पे, और उनके पासवर्ड्स यहाँ स्टोर हो रहे हैं उनकी डेटाबेस पे, जहां भी उनकी डेटाबेस सेव हुई है। अगर वो सारे पासवर्ड बेशक वो रास्ता भर एनक्रिप्टेड आए, लेकिन सर्वर ने तो उनको डिक्रिप्ट किया ना, डिक्रिप्ट किया तो वो प्लेन टेक्स्ट में वापस आ गया पासवर्ड। मेरा पासवर्ड लेट्स सपोज सिस्को है, तो जब वो जा रहा था तो वो जा रहा था हैश और एक्सक्लेमेशन और ये सब जा रहा था, वहां पहुंचा, उसने उसको डिक्रिप्ट किया, वापस सिस्को बना और उसने फिर अपनी उसको डेटाबेस में सेव कर लिया। जब तक डिक्रिप्ट नहीं करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि क्या पासवर्ड है, और फिर वो मैच कैसे करेगा। लेकिन जब उसे सेव किया तो अगर प्लेन टेक्स्ट में ही रखा हुआ पासवर्ड हुआ तो ये तो बड़ा सिक्योरिटी लैप है, ये यानी सिक्योरिटी इशू है ये। क्योंकि अगर किसी शख्स ने जो कि उसी नेटवर्क पे बैठा हुआ है, जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो आमतौर पे जाहिर है कि भाई वो भी तो कल्प्रिट हो सकते हैं, उसने उस डेटाबेस को ही हैक कर लिया, यानी वो डेटाबेस तो उसके एक्सेस में है ना, और उस डेटाबेस में मतलब कोई किसी भी सर्वर की जिसमें कई लाख पासवर्ड सेव हुए हुए थे, अगर वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में हो तो भाई उस डेटाबेस से उस पासवर्ड को रीड करना तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर उसने उस डेटाबेस को एक्सेस कर लिया हो और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उसको तो एक्सेस होगा, तो इसका मतलब कि फेसबुक वालों को आपके तमाम पासवर्ड्स का पता होगा, ऐसा होता तो नहीं है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जब पासवर्ड यहाँ जो ओरिजिनल पासवर्ड आपका था वो एनक्रिप्ट हो गया, जो भी यहाँ पहुंचा उसने उसको डिक्रिप्ट किया, पासवर्ड सेव करते वक्त याद रखें जब वो पासवर्ड अपनी डेटाबेस में सेव करता है तो पासवर्ड की एक हैश वैल्यू निकाल लेता है, और बजाय उस ओरिजिनल पासवर्ड को जो प्लेन टेक्स्ट में उसको सेव नहीं करता बल्कि उसके हैश वैल्यू को सेव करता है, ठीक है। हर चीज की हैश वैल्यू निकल आएगी ना, डॉक्यूमेंट की भी, किसी नंबर की, किसी कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस, हर एक की हैश वैल्यू निकल आएगी सॉफ्टवेयर से। उसने बजाय पासवर्ड सेव करने के उसका हैश निकाला उसी वक्त, और उस हैश को अपने पास डेटाबेस में सेव किया। अगली दफा जब यूजर
दोबारा लॉगिन करेगा, अपना यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड जैसे ही एंटर करेगा ये डेटा यानी ये जो सर्वर ये फौरन उस पासवर्ड का हैश निकालेगा और फिर उस स्टोर्ड हैश से मैच करेगा। अगर ये दोनों हैश मैच कर जाते हैं तो वो उसको अलाउ कर देगा, लॉगिन कर देगा। लेकिन अगर वो दोनों मैच नहीं करते तो फिर वो फौरन रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज आपको पहुंचा देगा, क्योंकि क्या इसका मतलब है कि पासवर्ड या तो आपने बदल लिया है या फिर पासवर्ड आप गलत टाइप कर रहे हैं। क्योंकि जब गलत टाइप करोगे तो उसका हैश भी अलग निकलेगा और वो पुराने वाले हैश से मैच नहीं करेगा। और हैश में यहाँ पर सेव करने से फायदा क्या हो रहा है कि अगर कोई उसको हैक भी करता है तो उसको हैश वैल्यूज मिलेंगी और हैश वैल्यूज से वो पासवर्ड तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, याद रखें। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी पासवर्ड अपना सेट करें तो कोई डिक्शनरी का वर्ड ना यूज करें, क्योंकि डिक्शनरी में तो 1,00,000-1,50,000 वर्ड्स होंगे। वो तमाम डिक्शनरी के वर्ड्स का तो हैश निकाल लेगा अपने पास, चाहे वो SHA-1 हो या MD5 हो। लेट्स सपोज आपका पासवर्ड है वेलकम। अब आपने वेलकम टाइप किया यहाँ पर, इसने उसका वेलकम का हैश निकाला और यहाँ अपने पास हैश वैल्यू सेव कर ली, लेकिन वेलकम एक डिक्शनरी का वर्ड है। तो कोई भी शख्स डिक्शनरी के तमाम वर्ड्स के हैश तो अपने पास रख सकता है ना। वो डेटाबेस को हैक करेगा, वो कहेगा अरे अच्छा हैश वैल्यू आ रही है फला फला, ये किसकी हैश वैल्यू है, अरे ये तो वेलकम की हैश वैल्यू है ये, तो फौरन से पासवर्ड पता चल जाएगा। इसीलिए पासवर्ड लंबा चौड़ा होना चाहिए और मुख्तलिफ उसमें सिंबल्स यूज होने चाहिए ताकि वो स्टैंडर्ड डिक्शनरी से मैच, ये डिक्शनरी का वर्ड ना हो या कोई कॉमन वर्ड ना हो कि जिसका वो हैश, क्योंकि हैश तो हर दफा उसका एक ही निकलेगा ना। तो इसीलिए हमेशा पासवर्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि भाई उनमें मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स यूज किए जाए ताकि उनका हैश भी जो है ना वो फिर बिल्कुल जाना पहचाना हैश ना हो। तो एक तो ये फायदा हुआ हैश एल्गोरिथम का कि डेटाबेस अगर चोरी भी होती है तो हैश अगर उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हैश है तो उससे वापस पासवर्ड पे आना मुश्किल है। याद रहे कि इंक्रिप्शन जो था वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, ठीक है। यदि एक चीज इंक्रिप्ट हो रही है, यहाँ पहुंची उसी एल्गोरिथम और ये चाबी से या उसकी ऑपोजिट चाबी से वो डिक्रिप्ट हो गई और ओरिजिनल चीज मिल गई। हैश इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट्स अ वन वे प्रोसेस कि भाई आप डॉक्यूमेंट के हैश निकाल लेते हैं और ये दोनों वैल्यूज को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि भाई हैश डॉक्यूमेंट का हैश निकला, यहाँ पहुंचा, उसने उसका किसी तरीके से रिवर्स हैश निकाला और वो ओरिजिनल चीज मिल गई। नहीं, ऐसा तो वो है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो इससे पैरेलल एक वैल्यू है छोटी सी, बस ये अलग जाएगी, ये अलग जाएगी, ये दोनों इसके पास होंगे, ये उस डॉक्यूमेंट के दोबारा हैश निकालेगा और मैच कर लेगा। हाँ भाई जो वैल्यू मुझे यहाँ से उसने बताई थी वो आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट में तब्दीली नहीं हुई है। तो इंटेग्रिटी भी और फिर पासवर्ड स्टोरेज के भी काम आ रहा है। यही चीज जो है वो इसमें यहाँ पर इन्होंने स्लाइड में भी शो की है, ये वाली कि आइडेंटिटी है और पासवर्ड है, ठीक है। अब उसने उसका पासवर्ड का हैश निकाला और अपने पास स्टोर किया जो भी है, और डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वही होगा कि अगर हैश जो है वो सेम आ जाते हैं इक्वल टू जो भी इसे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो उसकी बेस पे अगर सेम हो गया तो डिसीजन यस में हो जाएगा, लॉगिन करने देगा। अगर हैश डिफरेंट आया तो फिर वो उसको लॉगिन करने नहीं देगा, ठीक है भाई। तो यानी एप्लीकेशन ऑफ हैश फंक्शंस में पासवर्ड स्टोरेज है और फिर इंटेग्रिटी है। तो यहां तक फिर हम रखते हैं आज को। उसके बाद हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो हैश फंक्शन है, यानी जो हैश वैल्यू ये रिसीवर तक कैसे पहुंचाई जाती है, क्योंकि ये भी एक इश्यू है। लेकिन इसका हल है डिजिटल सिग्नेचर। जब हम पढ़ेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर में ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।